हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी ई लर्निंग में। तो आज मैं इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिस्ट्री जो कि एनसीईआरटी का एनसी बुक है उसके पाठ विद्रोही और राज, जिसमें 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान है। ये पाठ का नाम है। सीबीएसई सेकेंड टर्म का है। साथ में जो बच्चे किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो पॉइंट टू पॉइंट मेन डिस्क्रिप्शन के साथ इस चैप्टर को समझाया गया है। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अगर पसंद आती है तभी लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करता हूं 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो यह है कि 1857 की क्रांति कब हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको याद करना है कि क्रांति कब शुरू हुई, किस तारीख को हुई और किस जगह से हुई। उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी से विद्रोह शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं। यह चित्र है कैप्टन का, यानी जो 1857 आंदोलन में भारत का कैप्टन नेतृत्व संभाला, बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो इन्होंने लीडरशिप को संभाला। इनको संभालना पड़ा मजबूरन होके, क्योंकि मेरठ से और बाकी जगहों से जो विद्रोही थे, विद्रोही सेना के लोग थे, वो आकर लाल किले में घुस गए बिना इनकी परमिशन के। तो इनके सामने कोई चारा नहीं बचा और अंत में इनको क्या करना पड़ा, इनको लीडरशिप अपनानी पड़ी। यानी कि 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से विद्रोह शुरू हुआ और 11 मई को जब लोग लाल किले में घुस गए तो बहादुर शाह जफर को अपना नेता नियुक्त किया। तो अगला पॉइंट वैसे ही नीचे लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण पॉइंट, कि 11 मई 1857 को विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना और विद्रोह की वैधता मतलब जब तक किसी विद्रोह में कोई लीडर ना हो वो विद्रोह नहीं कहलाएगा। तो विद्रोह को वैधता कब हासिल हुई? 11 मई 1857 दिल्ली में। कहाँ बेटा? दिल्ली में, क्योंकि लाल किला दिल्ली में और लाल किला मुगल बादशाहों का स्मारक है जिसको शाहजहां ने बनवाया था। तो ये दो पॉइंट तो महत्वपूर्ण है, कब शुरू हुआ और कब बहादुर शाह जफर नेता बना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यह वाला पॉइंट है कि सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। कहीं तोप का गोला दागा तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, उस समय फेसबुक ट्विटर वगैरह नहीं थे, तो कैसे इतनी बड़ी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी से जल्दी पहुंचाई जा सके। तो इसके लिए क्या किया गया, सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत का प्रयोग किया। तो कहीं तोप का गोला शाम के टाइम दागा गया तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया। तो पॉइंट बन सकते हैं। 3 नंबर का प्रश्न आता है कि 1857 का विद्रोह कैसे कैसे फैला। तो 10 मई को मेरठ छावनी से हुआ, 11 मई को बहादुर शाह जफर द्वितीय को लीडर बनाया गया, और तीसरा पॉइंट है कि सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये रेड में है, जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है बहुत ही, क्या है कि विद्रोह का कारण, तत्कालिक मतलब जिसने विद्रोह को करवा दिया है। हालांकि जब से अंग्रेज इंडिया में आए थे, इंडिया के लोग परेशान थे, उनसे विद्रोह की भावनाएं मन में पहले से उठ रही थी, लेकिन इस घटना ने विद्रोह को वास्तव में एक जरिया दे दिया करने का। वो क्या था तत्कालिक कारण? चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। और किसकी चर्बी लगी थी? गाय और सुअर की। गाय और सुअर की चर्बी लगी थी, तो जिसको हाथ से वो ग्रेनेड फेंकते थे, यानी कि जो भी कारतूस मुंह से खोलते थे उन पे गाय और सुअर की चर्बी लगी थी। तो हिंदू मुस्लिम दोनों का धर्म भ्रष्ट होता था इससे बेटा। तो ये तत्कालिक कारण रहा है विद्रोह का। ठीक है, तो विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था बच्चों? चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसके 3 पॉइंट है, सब पॉइंट क्या है कि 1857 में विद्रोहियों ने आपस में एकता स्थापित करने के लिए क्या क्या किया। 3 नंबर का आएगा, तो 3 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं कि विद्रोही कौन थे? भारत के सैनिक थे। सेना से विद्रोह शुरू हुआ था, फिर आम लोग भी इनसे मिल गए। अब सेना से शुरू क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेज लोग किसी भी कंट्री पे हमला करने के लिए, आप वर्ल्ड वार के समय, किसी भी युद्ध के समय भारत के लोगों को सेना में भर्ती करते थे, ताकि अंग्रेजों
कुछ नुकसान ना हो और मृत्यु हो तो भारतीय लोगों की हो। तो सेना में भारतीय लोग थे और भारतीय लोगों के साथ बहुत अत्याचार किया जाता था। ठीक है, तो विद्रोह भी किन्होंने किया? सेना के लोगों ने। सेना के लोग, विद्रोही कौन थे बेटा? सेना के लोग जो भारतीय थे, भारतीय लोग। ठीक है, तो 3 पॉइंट है, क्या क्या किया गया। नंबर 1, घोषणाओं में जाति यानी विद्रोह को कैसे बढ़ावा दिया गया? तो घोषणाओं में जाति और धर्म का भेदभाव नहीं किया गया, क्योंकि ये एक ऐसा विद्रोह था जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल थे, खासकर हिंदू मुस्लिम दोनों एक होकर इस विरोध में शामिल थे। तो घोषणाओं में जाति धर्म का भेदभाव नहीं किया गया। नवाबों और मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं का भी ख्याल रखा, यानी जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका था वहाँ पे जो घोषणाएं की गई तो हिंदुओं की भावनाओं को भी ध्यान रखा गया। मेन लड़ाई अंग्रेजों से थी, जिसको हिंदुओं और मुस्लिम दोनों ने मिलकर लड़ा और भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए संघर्ष किया। हालांकि हम विफल हुए, लेकिन ये क्रांति ने अंग्रेजों के मन में डाल दिया कि अगर इंडिया चाहे तो हमें कभी भी हटा सकता है। विद्रोह को हिंदू और मुसलमान दोनों के लाभ हानि से जोड़ा गया। जैसे कि आपको ऊपर वाले पॉइंट में क्लियर है कि चर्बी लगे कारतूस, चर्बी किस किस की लगी थी? गाय और सुअर की। तो जिनसे हिंदू मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाएं वो होती थी, खराब होती थी, भावनाएं नुकसान होती थी, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया? जो घोषणाएं की गई हिंदू मुस्लिम को एकता को ध्यान में रख के की गई। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता को ध्यान में रखकर ये घोषणाएं की गई, धर्म का भेदभाव नहीं किया गया और सभी ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रयास किए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा विद्रोह से कौन कौन सा एरिया ज़्यादा प्रभावित रहा? तो आप देख रहे हैं सहारनपुर, मेरठ, मथुरा, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, इलाहाबाद, बरेली, आरा, बनारस, कोलकाता विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। यानी उत्तर भारत के ये महत्वपूर्ण जो जिले हैं, जिले कहेंगे या शहर कहेंगे, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए वो ये, और यहाँ पे विद्रोहियों ने अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला किया। तो ये इलाकों के नाम भी आपको सारे याद नहीं रहेंगे, लेकिन मेन रखना पड़ेगा। मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई को, दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने कैप्टनसी संभाली थी, झांसी रानी लक्ष्मीबाई हो गई। ये सब आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे जब वीडियो को आप अंत तक देखते रहोगे। तो अब तक आपने कौन कौन से पॉइंट सीखे, मैं एक बार रिवाइज करवा दूं कि विद्रोह 10 मई को हुआ था बेटा। उसके बाद 11 मई को बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना गया। उसके बाद सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के द्वारा अपनी कार्यवाही शुरू की, कहीं गोला दागा तो कहीं बिगुल बजाकर। सो तत्कालिक कारण था, जो मेन कारण था वो था चर्बी लगे कारतूस, जिससे हिंदू मुस्लिम का धर्म भ्रष्ट हो रहा था। और 3 कारण कि कैसे विद्रोहियों ने आपस में एकता स्थापित करी। सेना में सभी लोग थे, सभी धर्मों के लोग थे, तो कैसे स्थापित की। और जो इन जगहों पे कई जगह मुस्लिम बहुत ज़्यादा है, कई जगह हिंदू ज़्यादा है, यानी कुल मिला के हर भारत के इलाके में हिंदू मुस्लिम रहते हैं। तो घोषणाओं में जाति धर्म का भेदभाव नहीं किया गया। नवाबों और मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं का भी ख्याल रखा। विद्रोह को हिंदू मुसलमान दोनों के लाभानी से जोड़ा गया और ये राज्य, ये शहर, ये जगह सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, विद्रोह के प्रमुख केंद्र रहे। क्लियर? अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो बुक में से मैंने लिया, ये कि सहायक संधि क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सहायक संधि किसने शुरू करी? लॉर्ड वेलजेली ने। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि शुरू करी। कब? 1798 में एक व्यवस्था तैयार की गई लॉर्ड वेलजेली ने। अंग्रेजों के साथ ये संधि करने वाले कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। शर्तें क्या थी? ये रही। तो सहायक संधि लॉर्ड वेलजेली लेकर आए थे, 1798 में लेकर आए थे। नंबर 1, अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौती रक्षा करेगा। यानी जो भी इस संधि को मानेंगे, इस संधि में क्या होता था कि अंग्रेज अपने सहयोगी बाहरी और आंतरिक चुनौती की रक्षा करेगा। सहयोगी पक्ष के क्षेत्र में, यानी कि जो सहायक संधि करेगा अंग्रेजों से, एक वहाँ पे एक ब्रिटिश टुकड़ी तैयार रहेगी। कहने का मतलब है ब्रिटिश सेना तैयार रहेगी उनके इलाके में। मान लो मेरठ के राजा ने सहायक संधि करी, तो मेरठ में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था करनी होगी। यानी लोग तो ब्रिटिश के होंगे, लेकिन सारा खर्चा उस राजा को उठाना पड़ेगा जिसने सहायक संधि करी है। सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा
और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा ले सकेगा। तो ये सारी कंडीशन थी किसकी, ये सहायक संधि की। तो इसको नोट कर लेंगे। सहायक संधि कौन लेकर आए थे, लॉर्ड वेल्लेस्ली लेकर आए थे, 1798 में तैयार की गई थी। और इसके अंतर्गत क्या था कि अंग्रेज अपने सहयोगी की रक्षा करेगा, बदले में सहयोगी के क्षेत्र में एक अंग्रेजी टुकड़ी रहेगी और उसके टुकड़ी के रख रखाव खान पान की व्यवस्था सहयोगी पक्ष करेगा। और सहयोगी पक्ष यानी जो भी राजा करता है वो बिना परमिशन के ना किसी राजा संधि कर सकता है और ना ही किसी युद्ध में हिस्सा ले सकता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, परीक्षा में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब कहाँ से कौन सा राजा या रानी खड़े हुए। अब मेन पॉइंट है कि किस जगह से किसने ये विद्रोह संभाला। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको धीरे धीरे याद करना है कि झांसी से लक्ष्मीबाई, झांसी से किसने संभाला, रानी लक्ष्मीबाई ने। एक मूवी मरनी करने का देखी होगी आपने। तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, अवध से नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र बिरजिस कद्र, क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह को तो निकाल दिया था, फिर उनके पुत्र बिरजुस कद्र ने इस गुस्से में विद्रोह किया कि मेरे पिताजी को क्यों निकाला और अवध को राज्यविहीन क्यों किया। ठीक है, तो पहला रानी लक्ष्मीबाई झांसी से याद रहेगा। उसके बाद अवध से नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र बिरजिस कद्र, कानपुर से पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहिब। कानपुर से कौन है, नाना साहिब। अवध से बिरजिस कद्र, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। तीन आपको याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। बिहार के आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह, लखनऊ से। ठीक है, लखनऊ से कुंवर सिंह। लखनऊ से कौन है बेटा, कुंवर सिंह। शाहमल उत्तर प्रदेश, शाहमल ने उत्तर प्रदेश के बड़ौद से। तो कुंवर सिंह लखनऊ से। बिहार के आरा से बिरजिस कद्र, बिहार के आरा से बिरजिस कद्र। लखनऊ से कुंवर सिंह। शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना से। और छोटा नागपुर में जो सिंहभूम जगह है, सिंहभूम, वहाँ से आदिवासी कास्तर गोनू ने, गोनू जो कि गोनू ने कहाँ से, छोटा नागपुर से। तो जहाँ मैंने डाक कर रखा है उन्होंने मोर्चा संभाला भारत की तरफ से, विद्रोही की तरफ से। तो याद रहेगा, वीडियो को पॉज कर लें, इस पॉइंट को नोट कर लें। पॉइंट टू पॉइंट ये चैप्टर समझ में आएगा आपको और वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, अवध से नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र बिरजिस कद्र, कानपुर से पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहिब, बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह, लखनऊ से भी, और लखनऊ से बिरजिस कद्र। यानी कि आरा से ऐसे याद करना पड़ेगा बेटा, इसको ऐसे कर दूं कि आरा से कुंवर सिंह और लखनऊ से बिरजिस कद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमार, तालुकदार, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे को जोड़ दिया। तो अवध में क्या हुआ था पता है, अवध में क्या घटना घटी थी। वहां के राजा नवाब वाजिद अली शाह को ये कहकर राजा के पद से हटा दिया कि ये काम करने योग्य नहीं है। जबकि अवध के सबसे प्रसिद्ध राजा थे, जब वो गए थे यहाँ से तो लोगों ने कहा कि देह से जान जा चुकी है। यानी इतने प्रसिद्ध राजा को हटा दिया। तो राजकुमार, तालुकदार, किसानों, सिपाहियों को क्या हुआ, क्योंकि राजा के अंडर में काम करते थे, अच्छा भला चल रहा था, तो ये सब को अंग्रेज तंग करते थे। इन सभी लोगों को कौन तंग करते थे, अंग्रेज लोग। राजकुमारों को, तालुकदारों को, किसानों को, सिपाहियों को। तो इस अवध के विद्रोह ने इनको जोड़ दिया, एक दूसरे से जोड़ दिया। अच्छा, और ये सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न तर्कों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे। और ये लोग जो तालुकदार, किसान, जमींदार क्या सोचते थे कि फिरंगी के आने से एक दुनिया समाप्त हो जाएगी, यानी कि जो हमारा राजपाट का व्यवस्था है इंडिया में सब समाप्त हो जाएगी, सब गुलाम हो जाएंगे। तो फिरंगी एक वर्ड आया है, फिरंगी के बारे में समझा दूं। फिरंगी एक फारसी भाषा का शब्द है जो संभवतः फ्रैंक, जिसे फ्रांस का नाम पड़ा है, से निकला है। तो फिरंगी फारसी शब्द से निकला है। इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक दृष्टि से किया जाता है। यानी फिरंगी किसी का मजाक, किसी अंग्रेज का मजाक उड़ाने के लिए फिरंगी शब्द का प्रयोग करते हैं भारतीय लोग। क्लियर है आपको? चलो जी आगे बढ़ते हैं। और अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने तालुकदारों की जागीरें और किले जब्त कर ली, सेनाएं भंग कर दी, दुर्ग ध्वस्त कर दिए। अवध में ये अवध का सीन है, लेकिन अवध के अलावा अन्य राज्यों में भी, अन्य जगह भी ये सीज हुआ। तो अवध में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने तालुकदारों की जागीरें और किले जब्त कर ली,
उनकी सेनाएं भंग कर दी और दुर्ग यानी किले ध्वस्त कर दिए। और स्थायी बंदोबस्त लागू करने के बाद उनकी हैसियत और सत्ता दोनों पर चोट पहुंची। किन पर? किनकी? तालुकदारों की। किनकी? तालुकदारों की, जमींदारों की। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया, एक जो लास्ट चैप्टर था जिसमें स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था ना, तो सत्ता दोनों चोट पर पहुंची क्योंकि अब वे जमीनों के मालिक नहीं, बिचौलिए रह गए। तो हर तरीके से अंग्रेजों ने तंग किया। किनको तंग किया? राजाओं को तंग किया, जमींदारों को तंग किया, तालुकदारों को तंग किया, और लोगों को तंग कर ही रखा था। और सेना के लोगों को कब तंग किया? जब इन्होंने कारतूस दिए वो। ठीक है, तो ये पॉइंट है इसके कि स्थायी बंदोबस्त लागू करने के बाद उनकी हैसियत व सत्ता पर चोट पहुंची क्योंकि जमीनों के मालिक नहीं रह गए। कुछ पॉइंट है। किसानों की नज़र में तालुकदार शोषक तो थे, किंतु बुरे वक्त में दयालु और अभिभावक की भूमिका भी निभाते थे। अब आया किसानों ने तालुकदारों का साथ क्यों दिया? क्योंकि किसानों के लिए तालुकदार शोषक थे, लेकिन बुरे टाइम पे उनको कर्जा, ब्याज ये सब दिया करते थे। तालुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा ये हुआ कि पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान तालुकदार के साथ जुड़े हुए थे वे व्यस्त हो गए। अंग्रेजों से पहले तालुकदार ही जनता का उत्पीड़न करते थे, किंतु मुसीबत में साथ भी देते थे। अंग्रेज के राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन, गैर लचीली राजस्व व्यवस्था के तहत पिसने लगे। तो कुल मिला के ये जो पॉइंट है, मैंने इसका डिस्क्रिप्शन है बेटा, ये कि अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों, सिपाहियों को एकजुट कर दिया। कैसे एकजुट कर दिया? क्योंकि अंग्रेजों ने राजाओं को हटा दिया उनके पद से, ठीक है, इनको पद से हटाया। फिर तालुकदारों की जमीनें हड़प ली और किसानों का शोषण कैसे किया? ऊंचे कर लगा के। और सिपाहियों के साथ तो आपको पता ही है कैसे कैसे किया, उनको मुंह से कारतूस खोलने पड़ते थे। तो ये अवध की कहानी नहीं, ये सभी स्टेट की कहानी, सभी जिलों की कहानी है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों, सिपाहियों सबको तंग किया, जिससे लोग ये विद्रोह में एक साथ हो गए। ठीक है, फिरंगी का मतलब बता दिया। और अंग्रेजों ने तालुकदारों के साथ क्या क्या किया, यह पॉइंट लिखेंगे। अंग्रेजों ने तालुकदारों को कैसे तंग किया? अंग्रेजों ने तालुकदारों के साथ व्यवहार तो कैसे व्यवहार किया बेटा? ये 3 पॉइंट लिख देंगे। अगला, और किसानों ने तालुकदारों का साथ क्यों दिया बेटा? इसका रीजन ये है कि किसान की नज़रों में तालुकदार शोषक थे, परंतु बुरे वक्त में साथ दिया करते थे। तालुकदार खत्म होने से सामाजिक व्यवस्था पूरी भंग हो गई, यानी जो बंधन बंधे हुए थे किसानों के वो अस्त व्यस्त हो गए। और अंग्रेजों से पहले तालुकदार जो शोषण करते थे, बुरे वक्त में साथ देते थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? फिक्स कर दिया, और नहीं देने पर बहुत उनको शोषण करने लगे। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है, ये गिलास फल यानी चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। ये वाक्य किसने कहा? ये वाक्य 1851 में गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा। और कब कहा था? 1851 में कहा था। और 5 साल बाद अवध किसके अंडर में आ गया? अंग्रेजों के अंडर में आ गया। 5 साल बाद। ठीक है, यहां बेटा 51 आएगा। ठीक है, 1851। तो ये गिलास फल चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ये कथन किसका है? ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा। किसके बारे में कहा? अवध के बारे में। अवध के बारे में क्यों कहा? क्योंकि अवध से इनको बहुत ज़्यादा रिवेन्यू, राजस्व प्राप्त कर के आसार थे। राजस्व मतलब कर प्राप्त मिलता था, क्योंकि बहुत अच्छी उपज जमीन थी, उपजाऊ जमीन थी। इस कारण से यहाँ पे इनको बहुत राजस्व मिलने के आसार थे, इसलिए ये वर्ड लॉर्ड डलहौजी ने कहे। और 1851 में अवध में सहायक संधि सौंप दी गई, और 1856 में अवध का अंग्रेज राज्य में अधिग्रहण कर लिया। राजा उस समय थे नवाब वाजिद अली शाह, ये याद रखना आप। तो 3 पॉइंट हो जाएंगे अवध के बारे में आपको लर्न। ठीक है, तो किसने कहा, किसके बारे में कहा, क्यों कहा और कब
अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया 1856 में। ठीक है। और वहाँ के राजा नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया। और भी मेन महत्वपूर्ण पॉइंट है, लेकिन ये सारे पॉइंट एक ही वीडियो में नहीं हो पाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि बस एक टॉपिक और एंड कर दूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पूरे टॉपिक करवा दूंगा मैं। ठीक है, पूरी वीडियो बना रखी है पूरे टॉपिक के। तो अंग्रेज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया, यहाँ तक वीडियो को एंड करते हैं कि 1856 में क्या घटना घटी कि अवध के नवाब को कहाँ निष्कासित कर दिया, कलकत्ता निष्कासित कर दिया। तो एक बार रिवीजन करवाता हूँ मैं पूरी टॉपिक को शुरू से फटाफट। तो विद्रोह कब शुरू हुआ, याद हो गया होगा आपको। किसने नेतृत्व संभाला, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने संभाला। इसके बाद लोगों ने कैसे, सैनिकों ने अब सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई, ये रीजन में दे दिया। विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, ये बताया गया आपको। साथ में विद्रोहियों ने एकता कैसे स्थापित करी, ये 3 पॉइंट आपको याद करवाए गए। और कौन कौन से जो केंद्र थे वो प्रमुख थे, ये आपके नाम हैं। उसके बाद सहायक संधि के बारे में बताया गया आपको, और कहाँ से, किस एरिया से किसने गद्दी संभाली। तो कुंवर सिंह ने बेटा बिहार से, और लखनऊ से ब्रिजेश कद्र ने। ये पॉइंट थोड़ा एक बार ध्यान से देखना कि लखनऊ से ब्रिजेश कद्र ने और बिहार के आरा से कुंवर सिंह ने। आगे फिरंगी का मतलब, और क्यों अंग्रेजों ने शोषण किया था राजाओं का, तालुकदारों का, और फिर ये लोग एक दूसरे के करीब आ गए। और ये अवध के बारे में कहा गया, किसने कहा था, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर एंड करवा दूंगा। तो एनबी ई लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।